बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उसकी वजह पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन से मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इतना वक्त दिया और मेरा साथ दिया। मैं उन तमाम वकला का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट कास्ट किए, ख़ास यूट्यूब चैनल की वजह से, मेरे पर्सनल मिलने की वजह से मुझ पर एतमाद किया। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन के दौरान अगस्त के महीने में एक शोरो गोगा उठा कि सीपीसी में अमेंडमेंट आ गई। मैं कंपेन की वजह से माइन्यूटली नहीं पढ़ सका उस अमेंडमेंट को, लेकिन अब मैंने वो अमेंडमेंट पढ़ी। मैं अपने वकला भाइयों से एक बात करना चाहता हूँ। ये बात अपने जहन में रखें कि मोर देन 50% लिटिगेंट अदालतों का रुख इस वजह से नहीं करता कि यहाँ पे दादा जो है वो मुकदमा दायर करता है और उसका फैसला पोता या पड़पोता सुनता है। मेरे नज़दीक ये अमेंडमेंट अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन हुई, मेरे नज़दीक ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो खुशाइंद हैं। जितना रैपिडली आपके केसेस का डिस्पोजल होगा, उनके केसेस के जल्द अज जल्द फैसले होंगे, उतनी ही तेज़ी से आपकी क्लाइंटेज बढ़ेगी। वकालत में क्लाइंटेज तब बढ़ती है जब आपके फैसले मार्केट में जाते हैं। जब एक लिटिगेंट आपके पास आता है और उसका फैसला आप अपने तदब्बर, अपने इल्म और अपनी काबिलियत की बुनियाद पे आप करवा देते हैं, तो वो आपका मीडिया के तौर पर काम करता है। उसने जाके 10 बंदों को बताना होता है कि मैंने उन वकील साहब को एंगेज किया था, उन्होंने बहुत कम अरसे में मेरा फैसला करवा दिया और आज मैं खुश हूँ। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वकला कम्युनिटी को खैर मकदम करना चाहिए, बल्कि मुत्तहिद होके इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवानी चाहिए। देखें, लिटिगेंट दो किस्म के होते हैं। एक कहते हैं इसको प्रोलॉन्ग करो जिनका केस कमजोर होता है, एक कहते हैं इसको जल्द अज जल्द फैसला करवाएं। जो लिटिगेंट आप तक पहुंच जाते हैं वो दो कैटेगरीज के हैं। पहली कैटेगरी तो आप तक पहुंचती नहीं ना, वो तो घर में सुकून से बैठ जाती है कि भाई हमसे अदालतों में धक्के नहीं खाए जाते, साल हा साल हम फीसिस भी दें, खर्चे भी करें और साल साल इंतज़ार भी करें। वो तो आते ही नहीं आपके पास। जो आ जाते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक कहता है जल्द फैसला हो, एक कहता है नहीं देर से फैसला हो। देर से फैसले वाला कमज़ोर होता है, जल्द फैसला करवाने वाला अपने आप को हक पे समझता है, मजबूत समझता है। आप लोग जितना जल्द अपना केस का फैसला करवाएंगे बतौर वकील, उतनी ज्यादा क्लाइंटेज आपकी बढ़ेगी। और एक बात आप अपने माफियूज ज़मीर में बैठा लें कि क्लाइंट मोम की गुड़िया है। अगर हम मनहसुल वकला एक कम्युनिटी के तौर पे अपने क्लाइंटेज को बता दें कि भाई ये टाइम स्पेन है, इस टाइम स्पेन में इसका फैसला होना ही होना है, वो मैं हूं या जैद हो या बकर हो, कोई भी आपका वकील हो, इससे लेट नहीं होना, ये एडजर्नमेंट आपको नहीं मिलनी, ये डिले नहीं होना, ये फास्ट ट्रैक पे काम होना है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि महीना या 2 महीने के अंदर अंदर क्लाइंटेज इस बात को समझ जाएगी। उसकी जीती जागती मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स आई थी उसमें कहा गया कि 5 दिन के अंदर अंदर एक पोस्ट टेस्ट बेल का फैसला आइदर वे होना है। यकीन माने विद इन डेज क्लाइंटेज जो है वो इस बात को तस्लीम कर ली कि 5 दिन से ऊपर अगर कोई वकील छठे दिन ले जाता है तो ये उसकी बहादुरी है, अदरवाइज 5 दिन के अंदर अंदर फैसला होना है। क्लाइंट सिस्टम को डाइजेस्ट कर लेता है अगर कानून पे इम्प्लीमेंटेशन हो। क्लाइंट को गर्ज है अपने रिलीफ से, जिसका रिलीफ नहीं बन रहा होता उसको पता होता है कि मेरा रिलीफ नहीं है, वो कोई ज़हनी तौर पर कोई डिस्टर्ब नहीं होता। डिस्टर्ब वो क्लाइंट होता है जिसको पता होता है कि मैं हक पे हूं, मेरा रिलीफ बनता है और मुझे मिलना चाहिए, और वो ना मिले तो वो डिस्टर्ब होता है। उसके बेशुमार मुहर्रकात है, किसी और वक्त पे रख देते हैं, किसी और वक्त में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आ जाते हैं इन अमेंडमेंट्स पे कि इन अमेंडमेंट्स में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारी वकालत या साइल को नुकसान पहुंचता है। इंप्लीमेंटेशन, मैं बार बार कह रहा हूं, इंप्लीमेंटेशन कोर्ट्स का काम है। इंप्लीमेंटेशन कोर्ट्स और इंतजामिया के मामलात हैं, ये उन्होंने करवानी है। आपने बतौर कैटालिस्ट, बतौर अमल अंगेज उसमें शामिल होना है। जब आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाएंगे कि एक टाइम स्पेन में हमने इसका फैसला करवाना है, और यकीन माने आप करवाएंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो ये कोर्ट के जुम्मे होगी। खुदारा ऐसी बातें करके ये मलबा अपने ऊपर ना डलवाएं कि जी वकला तावन नहीं करते, इस वजह से हम इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते।
वुकला को तावन करना चाहिए अपने लिटिगेंट्स के लिए। ये जी अगस्त में पंजाब असम्बली ने अमेंडमेंट्स की, मुझे कोई ऐसी अमेंडमेंट नज़र नहीं आई कि जिसकी वजह से किसी किस्म का कोई जालमाना रवैया सामने आए या उसके आउटकम्स आए। एक अमेंडमेंट की सेक्शन 26 में, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट थ्रू प्लेंट, उसका मैकेनिज्म उन्होंने था, वो भी था, पुरानी सीपीसी में था, लेकिन क्लियर वर्डिंग में नहीं था कि जब भी आप कोई केस फाइल करेंगे और प्लेंट के साथ जितने डॉक्यूमेंट होंगे उसकी उतनी कॉपीज आपने साथ लगानी है जितने डिफेंडेंट्स हैं। ये पहले भी कानून मौजूद है। और तमाम प्रोसीडिंग्स का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट जो है वो बनाएगी। इसके बारे में क्लियर कर दिया गया है कि ये क्लॉजेस जो हैं, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड है, ये उस वक्त इंप्लीमेंट होंगी जब सूबाई गवर्नमेंट वो तमाम चीजें प्रोवाइड कर देगी, वो तमाम मैकेनिज्म प्रोवाइड कर देगी। दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट का है। रिटर्न स्टेटमेंट भाई सेम है कि पहली डेट पे जब हाजिर होना है तो 30 डेज के अंदर अंदर जो है ना उसने रिटर्न स्टेटमेंट देनी है। सेकंड क्लॉज है, द डिफेंडेंट शैल प्रोवाइड एडिशनल कॉपीज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट अनेक्स्ड देयरविद फॉर ईच ऑफ द पार्टीज एंड फॉर द कोर्ट। अब ईच ऑफ द पार्टीज का मतलब ये है कि अगर मुद्दई या एक से ज्यादा मुद्दई है उनको भी कॉपीज जानी चाहिए, और अगर वो अकेला मुद्दा अलह जवाब दे रहा है और बाकी मुद्दा अलहान है उनकी भी कॉपीज साथ अटैच होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर 3 मुद्दई हैं, 4 मुद्दा अलहान है, एक मुद्दा अलह जो है वो जवाब फाइल करता है तो उसने 3 मुद्दईयान की कॉपीज साथ अटैच करनी है मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और 3 मुद्दा अलहान की कॉपीज भी साथ अटैच करनी है, यानी 6 कॉपीज अटैच करनी है। अब आगे उन्होंने इसका आउटकम दे दिया कि इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन द टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल क्लोज द राइट टू डिफेंड द केस। यहां पे एक चीज मद्देनजर रख लें कि अगर मुद्दा अदालत में हाजिर आ गया है और 30 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब दावा दाखिल नहीं करता तो उसका जवाब दावा दाखिल करने का हक खत्म नहीं होगा, उसका दावे को डिफेंड करने का हक खत्म हो जाएगा। और दावे को डिफेंड करने का हक खत्म होने का मतलब यह है कि 99% मुद्दई का दावा डिग्री हो जाना है, अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई कानूनी लीगल डिफेक्ट्स ना हो, या उसका क्लेम ना बनता हो, या वो बार्ड बाई लॉ हो। अगर तो ये नकायस है तो फिर तो वो डिग्री नहीं होगा, लेकिन 99% अगर वो दुरुस्त जा रहा है तो वो अनरिबटेड, आपके पास अगर रिबटल में कुछ है भी है तो आप पेश नहीं कर सकते। ये वर्डिंग है राइट टू डिफेंड द केस, क्लोज द राइट टू डिफेंड द केस। फिर आ गया सेक्शन 26B, ये नया सेक्शन इंसर्ट किया गया जैसे 26A किया गया। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस and hearing of final arguments. The court shall within 7 days of filing the written statement frame issues. यानी कि कोर्ट ने 7 दिन के अंदर अंदर इश्यूज फ्रेम करने हैं इस अमेंडमेंट के मुताबिक, जो कि 11 अगस्त 2020 को पंजाब असम्बली ने की। The parties may within 7 days of framing of the issues raise objections on such issues and shall provide a list of witnesses and certificate of readiness for production of evidence. मैं पहले भी सीपीसी पे जब लेक्चर दिया था तो मैंने आपसे यही गुजारिश की थी कि इस चीज पे फोकस किया करें कि दीवानी केस में अगर आप ऑर्डर शीट से के साथ अप टू डेट नहीं है तो आपका बनता केस जो है ना 100% केस 50% पे आ जाता है, और अगर आप ऑर्डर शीट के साथ मुकम्मल तौर पर अप टू डेट हैं, आपको पता है कि हर तारीख पेशी पे ऑर्डर क्या पास हो रहा है और उसी तारीख पेशी पे आपको पता लग जाए तो आपका 50% केस है तो वो 100% हो जाएगा। ये सीपीसी की बड़ी पुरानी साइंस है, प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा कि हाँ ये बात दुरुस्त है। अब जैसे ही इश्यूज फ्रेम होते हैं आपने 7 दिन के अंदर अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस पेश करना होता है। ये पहले भी थी अमेंडमेंट, ये पहले भी था वहां सीपीसी में, लेकिन अब ये वजाहत के साथ उन्होंने दे दिया है और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी अटैच है जिसमें अब वो कोई रूम नहीं दे रहे, कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रहे।
इसके बाद अपॉन फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, फाइलिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, द कोर्ट मे इटसेल्फ रिकॉर्ड द एविडेंस और मे डायरेक्ट अ कमीशन टू रिकॉर्ड द एविडेंस इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर्स। यानी कि जो ही लिस्ट ऑफ विटनेसेस आ जाती है सफा मिसल पे, सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस आ जाता है, तो कोर्ट या तो खुद एविडेंस रिकॉर्ड करेगी या कमीशन के जरिए रिकॉर्ड करवाएगी। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 3, द कोर्ट शैल अपॉइंट अ कमीशन फ्रॉम द लिस्ट of approved panel comprising of advocates and retired judges maintained by the district judge concerned. इसके बाद the court or commission as the case may be shall complete recording of evidence and proceedings in writing and through audio and video recording within 90 days of the fulfillment of requirements contained in the subsection. यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर उसने दोनों पार्टीज की एविडेंस रिकॉर्ड करनी है। अब यहां पे क्लैरिटी नहीं है, थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। नंबर 1 कि 90 डेज का फ्रेमवर्क कमीशन को दिया जाएगा या कोर्ट को द कोर्ट और द कमीशन। अगर 90 डेज का कमीशन को टाइम फ्रेम दिया जाएगा तो क्या कमीशन वो फाइल रिटेन करेगा या नहीं? ये प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्रैक्टिकली वहां पे होगा मेरे ख्याल में उस वक्त सेटल डाउन होंगी। अब दूसरी जो मैंने आपसे पहले बता दिया कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग विद इन 90 डेज, इसके बारे में इन्होंने बड़ी क्लियर कट पहले ही क्लैरिटी दे दी है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एक्सेप्ट द प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग्स which shall come into force on such date as the government may by notification in the official gazette appoint। कि ऑडियो और वीडियो के बारे में जो है ये मामला जब वो सारा मैकेनिज्म दे देंगे तब होगा। द कोर्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस ऑफ द पार्टीज शैल कंप्लीट द हियरिंग ऑफ फाइनल आर्गुमेंट्स ऑफ द पार्टीज विद इन 20 डेज। कि 90 दिन के बाद जब एविडेंस कंप्लीट हो के फाइल का हिस्सा बन गई, उसके बाद इन्होंने पार्टीज को, ये नहीं कि मुद्दई को 20 दिन का, दोनों पार्टीज को 20 दिन का टाइम देना कि 20 दिन के अंदर अंदर अपने फाइनल आर्गुमेंट्स कर लें। मीनिंग देयर बाई के केस फाइल होना है, फाइल होने के और मुद्दा लहहान की हाजिरी का टाइम कंज्यूम होना है, वो 15 दिन हो, वो 20 दिन हो, वो 1 माह हो। उसके बाद 30 दिन का टाइम मिलना है रिटन स्टेटमेंट का, 2 माह। उसके बाद 90 डेज 7 डेज का टाइम मिलना है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का। उसके बाद 7 डेज का टाइम मिलना है लिस्ट ऑफ विटनेसेस और सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस का, 2.5 माह। उसके बाद 3 माह मिलने हैं कमीशन को एविडेंस रिकॉर्ड करने के, 5.5 माह। उसके बाद 20 दिन मिलने हैं फाइनल आर्गुमेंट्स के। यानी कि आपके दीवानी दावे की तमाम प्रोसीडिंग्स जो है वो तकरीबन 6 माह में कंप्लीट हो जाएंगी। अब जिस शख्स को ये पता है कि ये मेरा राइट है और उसको आप कहेंगे कि 6 से लेके 8 माह तक आपका पहले फोरम पे फैसला हो जाएगा, और ये उसको यकीन हो कि 6 माह से, अब मेरे से कोई भी क्लाइंट पूछता था पहले कि भी टाइम फ्रेम, मैं अभी भी टाइम फ्रेम नहीं देता क्योंकि अभी इंप्लीमेंटेशन इस एक्ट की हो रही है। अब पता नहीं वो कैसे होती है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। कि मुझसे जब कोई क्लाइंट पूछता है टाइम फ्रेम, मैं कहता हूं टाइम फ्रेम 0। इस पे 20 साल भी लग सकते हैं, इसमें 20 माह भी लग सकते हैं, इसमें 20 दिन भी लग सकते हैं, इट डिपेंड्स। लेकिन जब ये इंप्लीमेंट होगा तो फिर मेरे जैसा बंदा भी कहेगा कि जनाब मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम जो है वो 7 to 8 मंथ्स आपका फैसला हो जाएगा। कि कुछ छुट्टियां हो जाती हैं, कोई जैसे ये पेंडेमिक आई है, ये मामला कुछ भी हालात हो सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं अगर मुझे इस सिस्टम पे एतबार होगा, इस सिस्टम पे एतबार करवाने का पहला वजन जो है वो है कोर्ट्स पे, दूसरा वजन है हम पे, वुकला पे, तीसरा वजन है लिटिगेंट पे। अगर ये तीनों एक लाइन में आ जाएं, लिटिगेंट को ये बावर कर दिया जाए कि नहीं आपने ये करना है, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, तो वो करेगा। वुकला अगर अदालतों को बावर करा दें कि हाँ जी जो आप कह रही हैं हम करेंगे, और कोर्ट स्ट्रिक्ट हो जाए कि जो हमें ये कानून कहता है वही करना है, इससे बाहर हमने नहीं निकलना, तो मेरे ख्याल में इंसाफ हो या ना हो, एक
लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क में एक केस का फैसला हो सकता है। अब उसके बाद प्रोसेस जो तलबी मुद्दा लहान या तलबी एडवर्स पार्टी के लिए जो है वो जारी होना है, उसका भी बड़ा ज़बरदस्त प्लान इन्होंने दे दिया। और वो मेरे नज़दीक अगर इस प्लान पे अमल कर लिया जाए तो तलबी पहले 15 दिनों में हो जाती है। पहले 15 दिनों में बड़ा फुल प्रूफ निज़ाम है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी जो है ना वो शामिल है, और जिसमें तमाम मीडिया भी शामिल है, तमाम सोर्सेज शामिल हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कि ये प्रोसीजरल है, ना इसका वकालत के साथ तल्लक वास्ता है और ना ही इसका क्लाइंट के साथ है। एक ऑर्डर पास होना है कि ये मोड अडॉप्ट करके आप प्रोसेस फ़ी जमा करवाएं। वो प्रोसेस फ़ी जमा होगी, अदालत जाने, उसका काम जाने, उन्होंने आगे प्रोसेस सर्वर को भेजना है और उसी तरीके से भेजना है जिस तरीके का इसमें किया गया है। ये एक अच्छा इजाफा है। अभी तक जितना भी पढ़ा गया है ये अच्छे इजाफे हैं। फिर अपील के बारे में आ गया कि अपील साल निकलती थी नहीं थी, उसमें कह दिया कि 60 डेज़ के अंदर अंदर अपील फाइल करनी है। फिर आगे इंटरम ऑर्डर्स का आ गया कि इंटरम ऑर्डर्स का क्या सिलसिला कार होना है। फिर रिवीजन का छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हुई हैं। फिर सेक्शन 8 में छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हुई हैं। फिर इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस का जो है ना अमेंडमेंट बड़ी ज़बरदस्त है। द कोर्ट hearing a suit shall concurrently hear the interlocutory applications filed in the suit according to such timelines and in such manners as may be prescribed। ये बहुत ज़बरदस्त अमेंडमेंट की गई है। होता ये था, मैं आपको गोशगुजार कर दूं कि मैं अब अगर मुद्दई हूं, मैंने एक दावा दायर किया, अब मुद्दालय आता था और वो ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन फाइल कर देता था कि जनाब इस प्लेंट को रिजेक्ट किया जाए, इसमें बनाए दावा नहीं है, ये बार्ड बाई लॉ है, इसमें कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इसमें जो है वैल्यूएशन ऑफ सूट नहीं है, कोर्ट फीस नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो ही वो एप्लीकेशन फाइल करता था सारा सिस्टम रुक जाता था। कोर्ट को अगर कहा जाता जनाब ये रिटन स्टेटमेंट दे, कोर्ट कहती जी इसका फैसला होगा कि ये मेंटेनेबल भी है या नहीं है, लाइबल टू रिजेक्शन तो नहीं है, क्या इसको रिजेक्ट तो नहीं करना पड़ेगा। तो फिर वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज क्यों करे, पहले इसका फैसला कर लें। और साल 7-11 की एप्लीकेशंस पड़ी रहती थी और रिटन स्टेटमेंट नहीं आती थी, जवाब दावा नहीं आता था। अब इस सेक्शन में यह बड़ी वजाहत के साथ क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन आए तो आपने जो कंक्रीट प्रोसीडिंग्स है उनको नहीं रोकना। अगर दावा की प्रोसीडिंग्स जवाब दावा पे चल रही हैं और दरमियान में 7-11 की एप्लीकेशन आ गई है, ऑर्डर 7 रूल 11 की, तो आपने ये एग्जम्पशन नहीं देनी कि जी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन आ गई है तो अब ये जवाब दावा जो है ना इसकी एप्लीकेशन के फैसले के बाद होगा। नहीं, कतई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका भी फैसला होगा, जवाब दावा भी आएगा। अगर जवाब दावा नहीं आएगा तो फिर वही एक्टिव हो जाएगा कि अगर जवाब दावा नहीं दिया, सेक्शन 26A कि इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन अ टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल क्लोज द राइट टू डिफेंड द सूट। ये बड़ा क्लियर कट। द फाइलिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इंक्लूडिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट or dismissal of suit shall be no ground to halt the proceedings in the suit or to dispense with or waive the requirement of filing of written statement within the timelines as provided in this code। ये कोई एग्जम्पशन नहीं होगी। सेविंग प्रोसीडिंग्स आ गई हैं, इसमें इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है जो ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो केस फाइल हुए हैं वो पुराने लॉ के तहत ही होंगे,
क्योंकि ये अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखती। जो नए कवानीन, नए सूट्स फाइल होंगे वो इस नए कानून के तहत दायर होंगे। All proceedings instituted prior to coming into force of the Code of Civil Procedure Punjab Amendment 2020 shall be dealt in accordance with the provision of the Act which existed prior to coming into force of the Code of Civil Procedure Punjab Amendment Act 2020. In this section, the expression proceedings includes, अब जहां भी लफ्ज प्रोसीडिंग्स का इस्तेमाल होगा उसमें सूट्स भी होंगे, अपील्स भी होंगे, रिव्यू भी, रिवीजन भी, एग्जीक्यूशन पिटीशन भी और एनीथिंग इंसिडेंटल देयर टू, तमाम वो चीजें होंगी। इसलिए मेरे नज़दीक ये जो अमेंडमेंट आई है, मुझे इसका फिल वक्त कोई नुकसान नज़र नहीं आता। अल्लाह करे टाइम फ्रेम वर्क के हवाले से अदालतें इस पे अमल पैरा हों। ये एक खुशआइन बात है ना सिर्फ वकला के लिए बल्कि उन लिटिगेंट्स के लिए भी जो बेचारे अदालतों का रुख करने से डरते हैं कि साल लग जाएंगे, पिस जाएंगे। क्योंकि इस अमेंडमेंट के तहत ना सिर्फ सूट का फैसला तकरीबन 6 माह 7 माह में होगा, बल्कि अपील का फैसला भी उन्होंने कहा है कि हाजिरी मुकम्मल होने के बाद 60 डेज के अंदर अंदर अपील का फैसला किया जाए। मीनिंग देयर बाय कि आपके सूट की मुकम्मल प्रोसीडिंग्स दोनों फोरम्स में विद इन 1 ईयर हो जाएंगी। और वकला से मेरी यही इल्तमास है कि अगर 1 साल में एक केस ख़त्म हो जाता है, 2 फोरम्स आप अडॉप्ट कर लेते हैं, तो लिटिगेंट भागेगा अदालतों में, लिटिगेंट आपके पास आएगा और इससे अर्निंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और दूसरी बात है, मेरा फेथ है अर्निंग का तल्लक वास्ता तो खुदा ताला की ज़ात के साथ है। आप इसको खुशामदीद कहें और इस पे अमल पैरा आपने होना है। जब अदालतें आपको कहती हैं और आप लिटिगेंट को कहते हैं, मुकदमावार को कहते हैं, तो फिर तीनों जब एक पेज पे आ जाते हैं तो फिर काम रैपिडली होता है। उम्मीद करता हूं कि मैंने इन अमेंडमेंट्स के हवाले से आप तक जो है वो मेरी दानिश में मुकम्मल तौर पे जो मुझे पता चला है मैंने आप तक पहुंचा दिया।